संघवाद। इस पाठ में संघवाद के बारे में चर्चा की जाएगी। संघवाद की चर्चा की शुरुआत बेल्जियम और श्रीलंका की शासन पद्धति में अंतर को समझने से की जाएगी। बेल्जियम के संविधान में बदलाव करके वहां केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी की गई। साथ ही साथ ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें पहले भी थीं एवं उनकी अलग भूमिका थी, परंतु जो अधिकार उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। 1993 में कुछ बदलाव करके प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन प्रणाली की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में अभी भी एकात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें सारे अधिकार केंद्रीय सरकार के पास ही हैं। श्रीलंका के तमिल नेता देश में संघीय शासन व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघीय व्यवस्था में आमतौर पर 2 स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक केंद्रीय सरकार होती है जो पूरे देश के लिए होती है एवं जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरा राज्य सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है एवं बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों की अपनी अलग शक्तियां होती हैं एवं इसके लिए वे केंद्र सरकार की जवाबदेह नहीं होती हैं। संघीय सरकार की विशेषताएं। सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें शासन तो एक ही नागरिक पर करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को बदलने के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। न्यायपालिका को संविधान एवं विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत
निर्धारित होते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे। संघीय शासन व्यवस्था में देश की एकता की सुरक्षा एवं उसे बढ़ावा देने के साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन एवं कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति, और दूसरा, इन स्तरों का एक दूसरे पर भरोसा कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था गठित करने का तरीका। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर इस संघीय शासन व्यवस्था में दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं एवं अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र की अपेक्षा अधिक ताकतवर होते हैं। देश द्वारा राज्यों का गठन करना। इस संघीय व्यवस्था में देश की आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। तत्पश्चात राज्यों एवं राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्तियां राज्यों की अपेक्षा अधिक होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्यों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में किसी किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था। भारत एक विशाल एवं विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न भाषाओं, धर्मों एवं क्षेत्रों के लोग रहते हैं। अब हम इस देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था को समझेंगे। इसकी शुरुआत हम संविधान से करेंगे। एक लंबे संघर्ष एवं दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारत को राज्यों का संघ संविधान के द्वारा घोषित किया गया, परंतु इसमें संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु इसका गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताओं को हम भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में देख सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह भारत में भी
तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश में इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसलिए इसे संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। इन विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। ये सभी विषय केंद्र और राज्य सरकारों के साझे अधिकार क्षेत्रों में आते हैं। अतः इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में जब टकराव होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इनके अलावा कुछ विषय ऐसे भी हैं जो किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे सारे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर के अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के बड़े राज्यों को भी बराबर के अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहां जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार मिले हैं, क्योंकि ये इकाइयां अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकती। इन इकाइयों को किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़ व देश की राजधानी दिल्ली इसी श्रेणी में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन इकाइयों का प्रशासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ यह की लोकतांत्रिक राजनीति को भी है। लोकतांत्रिक राजनीति के द्वारा ही संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। अब हम देखेंगे कि इस व्यवस्था के तहत देश के कुछ
महत्वपूर्ण कार्य कैसे हुए। भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। 1947 से लेकर 2006 तक भारत के राजनीतिक मानचित्र में अनेक बदलाव आए। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए एवं कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों के नाम, क्षेत्र एवं सीमाएं बदल गईं। 1950 के दशक में नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। नागालैंड, उत्तराखंड एवं झारखंड जैसे राज्य इसके उदाहरण हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के समय कुछ नेताओं के मन में देश के टूटने का भय था। केंद्र सरकार ने इसी कारण से राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। परंतु अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक हो गया। भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी 40% भारतीयों की मातृभाषा है, अतः इसे राजभाषा माना गया। अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते वो विकल्प के रूप में इसे चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं एवं राज्य का अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में सावधानी भरा कदम उठाया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, परंतु अनेक राज्यों की मांग पर इसे जारी रखा गया। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मत था कि इससे अंग्रेजी भाषी लोगों को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, परंतु वो किसी पर हिंदी थोपना नहीं चाहती। भारत सरकार ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उससे हमारा देश श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गया। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में आए बदलाव से हमें संघवाद की मजबूती के बारे में पता चलता है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। हमारे देश में कई सालों तक एक ही पार्टी की सरकार केंद्र एवं राज्यों में रही। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यों ने
स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र एवं राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, तो केंद्र ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, जो संघवाद की भावना के प्रतिकूल था। 1990 के बाद इस स्थिति में काफी बदलाव आया और अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इसी अवधि में केंद्र में गठबंधन सरकार की भी शुरुआत हुई। किसी भी एक दल को केंद्र में बहुमत नहीं मिला, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों की गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला एवं राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। भारत में विकेंद्रीकरण। संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही अच्छा शासन नहीं चल सकता। भारत के कुछ प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी से बड़ा है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इन राज्यों में भी सत्ता के बंटवारे की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो और ये प्रांतीय सरकार के नीचे हो। इसी तर्क के आधार पर 3 स्तर की संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय शासन का है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। स्थानीय लोगों को अपनी वास्तविक समस्याओं की बेहतर समझ होती है। उन्हें इस बात की अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहां खर्च किया जाए एवं चीजों का कुशलता से उपयोग किस तरह किया जाए। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर लोग फैसलों में सीधे तौर पर भागीदार हो सकते हैं। इससे लोगों में लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। अतः गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था, न संसाधन। इस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया।
इसके बाद स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्यों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव में मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, जो एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। इसके सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। पंचायतों का कार्य ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 या 3 बार होती है, जिसमें ग्राम पंचायत का बजट पास करना एवं इसके कामकाज की समीक्षा होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसका चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा सदस्य, विधायक एवं जिला स्तर के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख उस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। उन्हें छोटे शहरों में नगर पालिका एवं बड़े शहरों में नगर निगम के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका एवं नगर निगम का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं एवं मेयर नगर निगम के राजनीतिक प्रधान होते हैं। स्थानीय सरकारों की ये नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। पूरे देश में नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये संख्या ही अपने आप में कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। इन सभी के बावजूद इनमें अभी भी अनेक परेशानियां मौजूद हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, परंतु ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार
नहीं दिए हैं। इस प्रकार हमारा देश अभी भी स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है।